नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब धनंजय पीरामल अभी अपनी ही सोच में थे, क्योंकि उसे अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा द्वारा की गई बातें अब उसे चुभ रही थी। और अब वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं मान सकता हूँ कि चांद में दाग है, लेकिन आयशा के ऊपर दाग है वो मैं कभी भी नहीं मान सकता। और ये सोचते हुए वो अब अपने किन्हीं ख्यालों में चले जाते हैं कि जब करण, धनंजय और राजीव गुलेरिया ये तीनों ही इंजॉय करने के लिए यहाँ पर उस अपने पैराडाइज होटल में ही जा रहे थे, तो उधर दूसरी तरफ से हंसराज मारवा ने भी वहां पर आयशा को बुलाया हुआ था। हंसराज मारवा ने यहाँ पर पंकज मारवा के साथ मिलकर आयशा को बदनाम करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था, जिससे उसे उसके साथ शादी ना करनी पड़े। इधर आयशा भी अब उसके बुलाई गई जगह पर आ जाती है और उसी समय पर या अब हंसराज मारवा अब आयशा के कंधे पर अब हाथ रख कर कहते हैं चलें। इधर इस बात पर अब आयशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। हालांकि वहाँ पर करण, राजीव और धनंजय ने ये सब देख लिया था और इसलिए धनंजय और आयशा एक दूसरे से अपनी नजरें भी नहीं मिला रहे थे। लेकिन अब आयशा यहाँ पर हंसराज मारवा के साथ चली जाती है। वो दोनों इधर एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें एक साथ जाते हुए देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है क्या क्या किस्मत पाई है इस लंगूर ने, सच में इसकी खुद की शक्ल देखो और इसकी अकल देखो। अगर कोई इसकी शक्ल और अकल पर जाए तो सच में कोई भी इससे शादी ना करे। लेकिन देखो इसे आयशा जी जैसी कितनी सुंदर लड़की मिली है, क्या कोई सोच सकता है। सच बताऊं करण, कई बार तो मुझे इस हंसराज मारवा से इतनी जलन होती है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे आयशा जैसी कितनी सीधी सादी सी लड़की और कितनी सुशील, कितनी सुंदर, और वो भी देख इसे हंसराज के साथ। मेरे को तो ये सच में फूटी आँख अब सुहा नहीं रहा है। यहाँ पर जहाँ राजीव गुलेरिया करण को वहीं कह रहा था, तो इधर धनंजय का तो बेचारे का दिल खोल रहा था, क्योंकि उसे आयशा, हालांकि वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता था कि आयशा की शादी यहाँ पर उसके भाई हंसराज मारवा से होने वाली है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो भले ही अपने दिमाग में ये सारी की सारी कैलकुलेशन किए हुए था, लेकिन उसका दिल यहाँ पर उसके दिमाग की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और उसे भी अब राजीव की ये बातें सच में सही भी लग रही थी कि आखिर राजीव गलत भी क्या कह रहा है, क्योंकि उसका भाई इतना शरीफ नहीं है और उसे देखो आयशा जैसी कितनी सुशील लड़की मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर राजीव कहता है खैर छोड़ो, अब हम चलते हैं। अब हम क्यों अपना यहाँ पर इंजॉयमेंट को खराब करें। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, हमारी अलग है और हंसराज की अलग। ये सुनते ही अब करण और धनंजय भी राजीव की बात पर कहते हैं हाँ चलो, वैसे भी हमें भी अपना इंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं ना। यहाँ पर वो सभी ये सब कहने के बाद अब क्लब की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि वो सभी वहाँ चले गए थे, लेकिन धनंजय का दिल तो अभी भी ये सब कुछ देखकर जैसे रो ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ इधर हंसराज मारवा अब आयशा को अपने साथ लेकर अब अपने उसी रूम में आ जाते हैं, जो उसने पहले ही आयशा को कहा था कि उसने एक प्राइवेट रूम को बुक किया है। और अब वो आयशा को वहाँ पर टेबल पर लगी एक चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। इधर आयशा भी अब हंसराज मारवा के कहे अनुसार वो वहाँ पर लगी एक चेयर पर बैठ जाती हैं। और वो यहाँ पर आयशा के बैठने के बाद अब हंसराज भी दूसरी चेयर पर बैठ जाते हैं। आज यहाँ पर सच में हंसराज आयशा के सामने ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उससे ज़्यादा शरीफ कोई और लड़का हो ही ना। इधर अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। इधर कुछ ही देर में अब वेटर वहाँ पर वेलकम ड्रिंक के साथ अब उस रूम में आ जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर ये होटल खुद मारवाज का था, तो उनका यहाँ पर अपना था कि सबसे पहले चाहे किसी ने रूम ही बुक क्यों नहीं किया हो, उन्हें सबसे पहले वेलकम ड्रिंक दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर वेटर उस ड्रिंक को लेकर आ गया था और उसे अब वो यहाँ पर टेबल पर रख कर कहते हैं एंजॉय सर।
इतना कहने के बाद अब वो वेटर वहाँ पर उन दोनों को ग्रीट करते हुए उनके कमरे से चला जाता है। उधर उस वेटर के जाने के बाद अब हंसराज मारवा कहते हैं, क्या क्या लोगी आयशा तुम? अब हंसराज की इस बात पर अब आयशा कहती है, एनीथिंग इज़ फाइन। ये सुनते ही अब हंसराज मारवा अब यहाँ पर मेन्यू कार्ड को देखने लगते हैं कि इसमें कौन कौन सा उनके लिए व्यंजन है। इधर कुछ देर के बाद जब वो यहाँ पर व्यंजन को देखते हैं तो तब तक वहाँ पर वो वेटर फिर से वहाँ पर आ गया था ताकि यहाँ पर ये दोनों उसे कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर सकें। अब उस वेटर के आने के बाद अब यहाँ पर अब हंसराज मारवा अब उसे अपना ऑर्डर दे देते हैं और इधर वो वेटर भी फिर से उन्हें ग्रीट करते हुए उस ऑर्डर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर अब उस वेटर के जाने के बाद अब आयशा अब यहाँ पर आयशा से कहता है, वैसे आयशा तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुमने ये तो बताया ही नहीं। अब हंसराज मारवा की इस बात पर अब आयशा कहती है, ऐसा तो कुछ भी खास नहीं है, देखो मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ। यहाँ पर अब आयशा और हंसराज का अब तक यहाँ पर मील भी आ जाता है, क्योंकि जब तक मील आता है तब तक ये थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं। इधर मील के आने के बाद अब ये दोनों अपना मील एंजॉय कर ही रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय पीरामल अपने दोस्तों के साथ यानी कि राजीव और करण के साथ अपना एंजॉय कर रहे थे और पंकज मारवा यहाँ पर हंसराज के कहे अनुसार धनंजय के ऊपर नज़र बनाए हुए थे कि इस बार उनके प्लान में धनंजय बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बार धनंजय आयशा को नहीं बचा सकता। और वो भी यहाँ पर जब यहाँ पर पंकज धनंजय के ऊपर नज़र बनाए हुए था तो भी यहाँ पर पंकज एक वेटर को अपने पास बुलाता है। जैसे ही उस वेटर को लगा कि उसे कोई उधर बुला रहा है तो अब वो वहाँ पर पंकज मारवा की तरफ चला जाता है। इसलिए अब पंकज मारवा अब उस वेटर को बुलाकर अब उसे अपनी पॉकेट से एक कागज की पुड़िया निकाल कर दे देता है और साथ के साथ कहता है कि इसे इस ड्रिंक में डाल दो। यहाँ पर वो वेटर अभी पंकज मारवा की इन बातों को सुनकर बहुत ही हैरान था, क्योंकि ये उनके होटल के रूल्स के खिलाफ था। लेकिन इससे पहले वो वेटर अब पंकज मारवा को कुछ भी कहता कि तब तक यहाँ पर पंकज मारवा ने उसकी ट्रे में रखे हुए गिलास में उस पुड़िया को डाल दिया था और अब वो वहाँ पर उसे उस पुड़िया में डालकर अब उसे कहते हैं कि इसे अच्छे से मिक्स कर दो इसे मिक्स करने के बाद इस ड्रिंक को उस आदमी की तरफ यानी कि अब वो यहाँ पर धनंजय पीरामल की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हैं और कहते हैं कि उस आदमी को दे देना। अब इधर जैसे ही पंकज मारवा ने ये कहा तो वो वेटर हैरानी से अभी पंकज मारवा को ही देख रहे थे, क्योंकि वो भी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। इधर पंकज मारवा ने जब उस वेटर को उसकी बात पर बिना किसी रिस्पॉन्स के देखा तो पंकज मारवा अब उसे घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं, क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देखो मैंने तुझे जो कहा है अभी के अभी वही करो, नहीं तो तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वैसे ये होटल तो हमारा मारवास का ही है। अगर तुमने अभी मेरा कहा हुआ काम नहीं किया तो फिर तुम्हारे हाथों से तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके बदले में मेरी बात ना मानने की वजह से तुम्हें एक बड़ी ही पेनल्टी भी दी जाएगी। अभी यहाँ पर पंकज मारवा की इस बात को सुनकर अब वो वेटर एकदम से ही घबरा जाता है, क्योंकि वो बेचारा एक गरीब आदमी था, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसकी बात को मना करने का। इसलिए ये सुनते ही वो वेटर भी अब चुपचाप उस ड्रिंक को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब वो सीधा ही उस ड्रिंक को लेकर धनंजय पीरामल की तरफ बढ़ने लगता है। अब कुछ ही समय के बाद जब वो वहाँ पर धनंजय पीरामल के पास पहुँचता है तो वहाँ जाने के बाद वो वेटर अब उस ड्रिंक को अब धनंजय को ऑफर करता है और अब यहाँ पर धनंजय भी अब उस ड्रिंक को अब लेकर अब उसमें से एक सिप भी लेते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ हंसराज मारवा जो कि यहाँ पर अभी आयशा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी हंसराज मारवा का फ़ोन अब रिंग करने लगता है। जब हंसराज मारवा ने अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकाला और जब वो अपने फ़ोन को अपने कान पर लगाता है और कहता है हेलो, तो अब यहाँ पर हंसराज मारवा को सामने से आवाज़ आती है कि सब काम हो गया है। इधर सामने वाले की आवाज़ सुनते ही अब हंसराज मारवा कहते हैं वेरी गुड, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। इतना कहने के बाद अब यहाँ पर अब
हंसराज मारवा इससे आगे कुछ भी नहीं कहते और वो अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इधर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद वहीं आयशा, जो कि अभी भी चुपचाप ही बैठी थी, वो अब आयशा से कहते हैं, आयशा चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए चलो तुम एक बार वो सरप्राइज़ देख लो। अब यहाँ पर हंसराज की मारवा की इस बात को सुनकर अब आयशा हैरानी से उसकी तरफ देखती है, क्योंकि आयशा तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो खुद हंसराज के साथ तो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे यहाँ पर हंसराज मारवा की सारी बातें माननी पड़ रही थी। इसलिए अब जैसे ही हंसराज मारवा ने उसे चलने के लिए कहा, तो इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ ठीक है चलते हैं। और ये कहते हुए ही आयशा भी अब अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों अभी उस रूम से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो यहाँ पर एक रूम के पास आती है, तो हंसराज मारवा उसे रोक कर कहते हैं, तुम्हें इसी रूम में जाना है आयशा, क्योंकि तुम्हारा सरप्राइज तो इसी रूम में ही है। इधर आयशा ने जैसे हंसराज मारवा की ये बात सुनी, तो ये सुनते ही आयशा अब हाँ में अपना सिर हिलाती है और आयशा अब हंसराज के द्वारा बताए गए जब उस रूम के दरवाजे को खोलती है, तो यहाँ पर आयशा ने बस उस रूम के दरवाजे को खोला ही था कि तभी पीछे से हंसराज मारवा ने आयशा को पीछे से धक्का दे देते हैं, जिससे आयशा मारवा सीधा ही उस रूम के अंदर नीचे जमीन पर गिर जाती है। और जैसे ही आयशा भी यहाँ पर उस कमरे के अंदर नीचे दरवाजे के पास गिरती है, तो यहाँ पर अब हंसराज मारवा जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, ताकि आयशा को इस दरवाजे से निकलने का कोई मौका ही ना मिले। और यहाँ पर अब उस दरवाजे को बंद करते हुए हंसराज मारवा अपने मन में कहते हैं, इस कोल्ड स्टोरेज रूम में कल सुबह तक तो तुम्हारी यहाँ पर लाश ही मिलेगी, क्योंकि आयशा तुम नहीं जानती कि तुमने किससे पंगा लिया है। भले ही तुम कितनी ही सीधी सादी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, इसलिए सॉरी फॉर दिस, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो फिर तो बहुत जल्द ही तुम्हारी मुझसे शादी हो जाती, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि हंसराज मारवा ने यहाँ पर आयशा को एक कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था, जहाँ पर तापमान बिल्कुल ही -डिग्री में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर सामान को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे बड़े एसी चल रहे थे। इसलिए अब यहाँ पर वो सोचता है कि सुबह तक जब तक स्टाफ यहाँ पर सामान को देखने आएगा, तब तक तो आयशा यहाँ पर खुद बर्फ बनकर मर चुकी होगी। इसलिए वो कहता है, ऊपर वाला अब तुम्हारी आत्मा को शांति दे आयशा, गुड बाय। और ये कहते हुए ही हंसराज मारवा वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर इस रूम में आयशा भी दरवाजे को पीटने लगती है, क्योंकि आयशा ने जब देखा कि वो यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज रूम में है, वो बार बार यहाँ पर दरवाजे को पीट रही थी कि खोलो प्लीज़ कोई तो खोलो, देखो हंसराज प्लीज़ इस दरवाजे को खोल दो, देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम अपनी माँ सुहासिनी मारवा को खुद ही मना कर दो, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ इस दरवाजे को खोल दो, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर दूसरी तरफ आयशा मारवा बस गिड़गिड़ाते हुए रोए जा रही थी, लेकिन इधर से तो हंसराज मारवा अब यहाँ से निकल चुका था। यहाँ पर आयशा जब उस दरवाजे को पीटती है, तो अब उसे धीरे धीरे ठंड लगने लगती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर तो बिल्कुल -डिग्री में था। और अब वो यहाँ पर क्योंकि आयशा के पास उसका फ़ोन था, इसलिए आयशा अब अपने फ़ोन से धनंजय को फ़ोन लगाने लगती है। तो वहीं क्योंकि अब आयशा को ये पता था कि धनंजय भी यहाँ पर इसी होटल में आया हुआ है, इसलिए अब हो ना हो बस धनंजय या उसके दोस्त ही अब उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पर आयशा का मरना तो यहीं पर ही तय है। इधर वहीं दूसरी तरफ अब तक धनंजय पीरामल, जो कि अभी यहाँ पर एक कोने में बैठकर अपने सिर पर अब अपना हाथ रखकर बैठा हुआ था,
क्योंकि जिस ड्रिंक को क्योंकि जिस पुड़िया को पंकज मारवान ने उसकी ड्रिंक में डाला था, अब तक उस पुड़िया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर उसके सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि तभी अब उसका फ़ोन बजने लगता है। इधर धनंजय पीरामल जब अपने फ़ोन की आवाज़ को सुनता है तो जैसे ही अब वो अपने फ़ोन को देखने लगते हैं तो उस पर उसे आयशा का नंबर दिख रहा था। आयशा के नंबर को अपने फ़ोन पर देखकर अब वो फिर से एक गहरी सोच में चली जाते हैं, क्योंकि धनंजय अब कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर आयशा उसे फ़ोन क्यों करेगी। वो तो खुद हंसराज के साथ आज यहाँ पर डिनर करने के लिए आई है, तो अब वो उसे कॉल क्यों कर रही है। क्योंकि जब से हंसराज ने उसे अपनी पसंद के बारे में बताया था तब से आयशा ने उसके साथ एक दूरी बना ली थी और धनंजय ने हालांकि कोशिश की थी वो आयशा से बात करे, लेकिन आयशा अब उससे दूर रहना ही पसंद कर रही थी। या इधर क्लब में भी म्यूजिक की आवाज़ अब उनके कानों में जोर जोर से आ रही थी, क्योंकि ये लोग क्लब में थे तो यहाँ पर साउंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। उन्हें पता था कि वो यहाँ पर आयशा की आवाज़ ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे कि आखिर उसे आयशा क्या कहना चाहती है जो वो उसे इस समय फ़ोन कर रही है। इसलिए अब धनंजय अब वो वहाँ से जल्दी से उठकर अब उस हॉल से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो वही अब उनके पीछे पीछे, क्योंकि पंकज मारवा ने तो धनंजय के ऊपर ही अपनी नज़र बनाई हुई थी, तो उनके पीछे पीछे अब पंकज मारवा भी जाने लगते हैं। यहाँ अब डांस कर रहे रोहित और करण दोनों ने ये देख लिया था कि धनंजय अभी बाहर गया है और उसके पीछे पीछे पंकज मारवा भी गया है, तो वो दोनों अभी आंखों में अब एक दूसरे से बातें करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बाहर जाने के बाद जब धनंजय पीरामल ने अपना फ़ोन उठाया तो उन्हें बस इतना ही सुनाई दे रहा था, धनंजय प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ठंड लग रही है, धनंजय प्लीज़ मुझे बचा लो। अभी धनंजय ने इतना ही सुना था कि इसके बाद अब धनंजय पीरामल को अब आयशा की कोई आवाज़ ही नहीं आती है। शायद उस ठंड की वजह से आयशा तब तक वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी या फिर शायद सिग्नल टूट गया हो, लेकिन अब धनंजय इससे आगे आयशा की कोई भी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। इधर यहाँ पर धनंजय अब आयशा को हेलो हेलो ही कहते जा रहा था ताकि उसे एग्जैक्ट पता चले कि आयशा के साथ क्या हुआ है, वो ठीक है या नहीं। इधर वो अब अपने दिमाग में जोर लगाने की कोशिश करता है कि आखिर आयशा कहाँ जा सकती है, क्योंकि आयशा तो उसके भाई हंसराज मारवा के साथ थी और उसने ये क्यों कहा कि वो उसे बचा ले, उसे ठंड क्यों लग रही होगी, और अगर उसे ठंड भी लग रही है तो वो मुझसे हेल्प क्यों मांग रही है, क्योंकि वो तो हंसराज के साथ है ना। इतना सब कुछ सोचकर तो अब धनंजय पीरामल को कुछ समझ में ही नहीं आता और अब वो सीधा ही रिसेप्शन पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हालांकि धनंजय पीरामल का खुद सिर घूम रहा था, लेकिन अब वो वहाँ पर सीधा जाकर अब रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, यहाँ इस होटल में ठंडी जगह कौन सी है, प्लीज़ मुझे अभी के भी बताओ कि सबसे ठंडी जगह कौन सी है। कुछ देर तक इधर सोचने के बाद अब वो रिसेप्शनिस्ट अब धनंजय पीरामल से कहती है, सर यहाँ पर हमारे होटल में एक कोल्ड स्टोरेज रूम है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, इवन वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। अदरवाइज उस कोल्ड स्टोरेज रूम के अलावा तो हमारे होटल में और कोई ठंडी जगह नहीं है। इधर उस रिसेप्शनिस्ट ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब हड़बड़ाते हुए कहते हैं, तो वो रूम कहाँ है, मेरा मतलब है किस फ्लोर पर है, प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइए। अब धनंजय की इस बात पर अब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर वो 3rd फ्लोर लास्ट रूम। अब यहाँ पर धनंजय ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल भागते हुए ही अब उस रूम की तरफ जाने लगते हैं और साथ ही साथ उनके मन में बस यही सब चल रहा था कि कहीं उन्हें जाने में देर ना हो जाए, क्योंकि अगर आयशा को ठंड लग रही है तो पक्का आयशा उसी स्टोरेज रूम में ही है और वहाँ की हालत तो क्या हो सकती है। यहाँ पर उसकी इमेजिनेशन करते हुए अब धनंजय को भी डर लग रहा था, क्योंकि धनंजय को अच्छी तरह से पता था कि कोल्ड स्टोरेज रूम में टेम्परेचर कितना होता है। इधर वो अपने मन में ही न जाने कितनी ही बातें
सोच रहा था। वो हालांकि अब अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल इतना बेचैन हो रहा था कि यहाँ पर अब उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इधर कुछ ही देर के बाद या धनंजय जब उस रूम के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर इस रूम के दरवाजे को तो किसी ने बाहर से ही बंद कर रखा था। इधर कुछ देर सोचने के बाद जब वो दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो जैसे ही धनंजय पीरामल उस दरवाजे को खोलकर अंदर पहुंचे तो उनके सामने यहाँ पर आयशा मारवा दिखाई देती है। आयशा को देखकर तो अब यहाँ पर धनंजय एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आयशा मारवा यहाँ पर जमीन पर गिरी हुई थी और अब वो आयशा के पास जाकर अब उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर धनंजय पीरामल आयशा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब मानो आयशा के कानों में उसकी कोई भी बात नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा उसकी किसी भी बात पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। इसलिए अब धनंजय आयशा को अब अपने हाथों में उठाकर अब उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और क्योंकि आयशा को अभी के अभी गर्माहट की जरूरत थी, इसलिए वो आयशा को एक रूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इधर कुछ देर के बाद अब वो एक रूम में जाकर अब आयशा को वहाँ के बेड पर लिटा देते हैं और अब वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। यहाँ अब उसे दवा का असर भी अब उनके ऊपर होना शुरू हो चुका था, क्योंकि धनंजय को भी तो उसकी ड्रिंक में एक पुड़िया दी गई थी। लेकिन अब वो खुद पर कंट्रोल करते हुए ही अब कभी आयशा के हाथ को रब कर रहे थे तो कभी उसके पाँव को, क्योंकि धनंजय जानते थे कि आयशा अभी इतनी ठंड से आई है तो उसे गर्माहट की ज़रूरत है, इसलिए हो ना हो वो उसके हाथ और पैरों को ऐसे रगड़ रहे थे और वो बार बार आयशा को जगाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ एक तरफ धनंजय पीरामल आयशा को लेकर परेशान थे तो वहीं इधर दूसरी तरफ एक स्टाफ आकर अब पंकज मारवा से कहता है, सर वो धनंजय सर एक लड़की के साथ रूम में है, लेकिन वो लड़की कौन है मुझे पता नहीं है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। अब उस स्टाफ की इस बात पर पंकज मारवा कहते हैं, अब तक तो उस दवा ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होगा। यहाँ धनंजय भाई अब देखो उस लड़की के साथ ही बिजी होंगे और वहाँ हंसराज भाई का काम पूरा हो गया होगा, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता था ताकि वो अपने आप पर कंट्रोल ही ना कर पाए। यहाँ पंकज मारवा ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अब हंसराज मारवा आ जाते हैं और वो पंकज मारवा से कहते हैं, मैंने अपना काम कर दिया है। पंकज क्या तुमने अपना काम किया? अब अपने भाई हंसराज मारवा की इस बात पर पंकज कहता है, अच्छी तरह से भैया, और वो कि मुझे अभी खबर मिली है कि हमारा प्लान काम कर गया है, वो अभी किसी लड़की के साथ ही बिजी हैं। इधर ये सुनते ही अब हंसराज मारवा कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो यहाँ बिजी रहेंगे तब तक तो वो वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी, क्योंकि ये अब तो वो धनंजय उस आयशा को बचा ही नहीं पाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। ये कहते हुए ही वो अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर इस बात पर पंकज मारवा कहते हैं, तो फिर चलें पार्टी करने, क्योंकि इस बात पर तो हमें भी तो पार्टी करनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। पंकज मारवा की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, बिल्कुल आज तो रात भर हमारी पार्टी होगी। अब चलो। जहाँ एक तरफ हंसराज मारवा और पंकज मारवा अपनी जीत की खुशी मना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अभी करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया दोनों ही अब धनंजय को ही ढूंढने लगते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी धनंजय गया तो गया कहाँ। यहाँ अब राजीव उसे ढूंढते हुए कहता है, धनंजय कहाँ है यार, फोन ही नहीं उठा रहा है वो तो। अब राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ यही तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये ऐसे गायब कहाँ हो गया। अरे कहाँ जा सकता है वो, लेकिन चलो ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, एटलीस्ट शायद हमें कहीं मिल जाए। यहाँ पर ये दोनों अभी धनंजय को बार बार फोन लगा रहे थे और साथ के साथ उसे ढूंढ भी रहे थे। इधर अभी उस रूम में धनंजय पीरामल को अब आयशा की काफ़ी चिंता हो रही थी। वो जब फ़ोन उठाकर रिसेप्शनिस्ट को कॉल करने ही वाले थे कि तभी उनके कदम अब एकदम से ही लड़खड़ाने लगते हैं और वो सीधा ही बेड पर अब यहाँ पर आयशा के ऊपर ही आकर गिर जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4 बजे हुए थे। राजीव अब करण से कहता है, ये कहाँ है, वो ठीक तो होगा ना, मुझे देखो उसके बारे में काफ़ी चिंता हो रही है, भला वो यहाँ
यहाँ पर हमारे साथ आया था, लेकिन अभी उसका कुछ भी अता पता नहीं है। इधर राजीव की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ हाँ वो यहाँ से देखो बाहर तो नहीं गया है, क्या क्या पता वो यहाँ से चला गया हो। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा है, वो यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं गया है। इस बात पर अब राजीव कहता है, कहीं उसने किसी रूम को तो बुक नहीं किया है ना, क्योंकि कहीं उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई हो ड्रिंक की वजह से और वो किसी रूम में हो। अब उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं भाई, लेकिन उसे क्या ज़रूरत है कोई भी रूम बुक करने की। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर राजीव कहता है, पता नहीं, लेकिन आज तो हंसराज गया और तू मेरे भाई मुझे रोकना मत, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ इरा में धनंजय नहीं मिल रहा है तो पता नहीं क्यों मेरी इंटेंशन कहती हैं कि ज़रूर हंसराज ने ही कुछ न कुछ गड़बड़ की है इस बार भी। अब वही बताएगा कि आखिर धनंजय कहाँ है। अब तू चल मेरे साथ, पूरी रात ख़त्म हो गई है उसके इंतज़ार में, लेकिन अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब तो देखना मैं अपने इन्हीं हाथों से उस हंसराज मारवा की हड्डियों को तोड़ूंगा। ये कहते हुए ही राजीव अब उस क्लब की तरफ ही जाने लगता है, तो वहीं करण गुलेरिया उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि करण नहीं चाहता था कि यहाँ पर उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी हंगामा किया जाए, और वैसे भी उसे सबसे पहले तो धनंजय को ढूंढना था। इसलिए करण उसे रोकते हुए कहते हैं, यार रुक जा प्लीज़ प्लीज़। ये कहते हुए ही वो अपने भाई राजीव को पीछे जाने लगता है। इधर राजीव का तो जैसे गुस्सा उसके नाक पर चढ़ा हुआ था। इधर राजीव अब वहाँ जैसे ही अब उस क्लब में पहुँचता है तो अब यहाँ से खुशी से नाचते हुए हंसराज मारवा को देखकर तो अब राजीव का जैसे एकदम से खून ही खोल जाता है, और वो अभी अपने तेज कदमों से अभी हंसराज मारवा की तरफ जाने लगता है, क्योंकि आज राजीव किसी भी हाल में आज हंसराज मारवा को नहीं छोड़ने वाला था। क्योंकि हंसराज ने जितने भी बार आयशा या धनंजय के साथ कुछ भी करने की कोशिश की थी उसके बारे में राजीव को अच्छी तरह से पता था। इसलिए राजीव को अब लग रहा था इस बार भी जरूर हंसराज ने कोई ना कोई तो ऐसी गलती की है, कोई ना कोई तो ऐसा उनके साथ उल्टा काम जरूर किया है जिसका जश्न शायद वो भी यहाँ पर मना रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी इतना ही, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड इतनी ही स्टोरी लाइन बना पाई थी। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड।